हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द डीबी स्टफ में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज इस चैप्टर से 6 to 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड में 100% आता ही आता है। तो गाइज आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द डीबी स्टफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा चैप्टर राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित यानी कमाई गई कारक आय के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले बात आती है लेखा वर्ष की। तो लेखा वर्ष सिंपल सा है दोस्तों, 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक का टाइम पीरियड होता है इसे हम लेखा वर्ष कहते हैं। दूसरी चीज आती है दोस्तों सामान्य निवासी। तो सामान्य निवासी वो लोग होते हैं जो किसी भी देश में 1 वर्ष या इससे अधिक समय अवधि के लिए रहते हैं और उनका आर्थिक रुचि का केंद्र भी उसी देश में होता है। आर्थिक रुचि का केंद्र कहने का मतलब ये है कि उनका उपभोग, निवेश, बचत यानी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो उसी देश में होती हैं। तीसरी चीज दोस्तों यहाँ पे आती है कारक आय। तो कारक आय वो आय होती है जो कारक सेवा देने के बदले प्राप्त होती है, यानी आपने किसी को कोई सेवा दी उसके बदले में जो आपको आय मिलेगी उसे हम कारक आय कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी डेफिनेशन है, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई यानी कमाई गई कारक आय के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हस्तांतरण आय होती क्या है। तो हस्तांतरण आय मतलब दोस्तों वो आय होती है जो बिना किसी सेवा दिए आपको प्राप्त हो जाती है, जैसे दान अनुदान हो गया दोस्तों, छात्रवृत्ति हो गई, वृद्धावस्था पेंशन हो गया। यानी आप देखोगे कि इन सभी केसेस में हम किसी को सेवा नहीं देते पर फिर भी हमें क्या होती है, आय प्राप्त हो जाती है। और याद रखना दोस्तों ऐसी आय को राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे राष्ट्रीय आय की विधियां। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 6 से 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड में इस मेथड्स में से आता ही आता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है दोस्तों आय विधि, दूसरी विधि है आपकी व्यय विधि और तीसरी विधि है उत्पाद विधि या इसे दोस्तों मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। अब आपको दोस्तों एक चीज और याद रखनी है, राष्ट्रीय आय की बात जब भी होगी तो याद रखना कि राष्ट्रीय आय से क्या निकल के आता है, NNP-FC। जब भी दोस्तों आय विधि हम करेंगे तो याद रखना आय विधि से क्या निकलता है, NDP-FC। जब भी दोस्तों व्यय विधि की बात आएगी तो याद रखना व्यय विधि से निकल के आता है GDP-MP और उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से निकल के आता है GVA-MP या इसे GDP-MP भी कहते हैं। तो दोस्तों ये 3 विधियां हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले दोस्तों नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बेसिक है जो हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ गाइस 3 केसेस है जो हमें क्लियर करने हैं। सबसे पहला केस आता है सकल और शुद्ध का यानी ग्रॉस और नेट का। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं सकल क्या होता है। तो सकल मूल्य मतलब सिंपल सा होता है दोस्तों कि जो मूल्य पहले था, और शुद्ध या इसे निवल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो मूल्य अब बचा
है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, मान लो आपने कोई पेन 10 रुपए का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा दोस्तों? 10 रुपए का। आपने इसे 3 से 4 दिन यूज करा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं आज इसकी वैल्यू की बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या आज इस पेन की वैल्यू 10 रुपए होगी? तो आपका आंसर ऑब्वियस सी बात है होगा नहीं। हमने मान लिया आज इसकी वैल्यू कितने रुपए बची है? केवल 6 रुपए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितने रुपए कम हो गई है? 4 रुपए। इसी घटी हुई वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास, या इसे डैप भी कहते हैं। देखो दोस्तों, पहले जो मूल्य 10 रुपए था, यानी ये क्या हो गया? सकल। जो अब बचा है 6 रुपए, ये क्या हो गया? शुद्ध। और जो बीच की वैल्यू घटी है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मूल्यह्रास। यानी मूल्य मतलब होता है वैल्यू और हास्य मतलब होता है घटना। तो इसे शॉर्ट में कह सकते हो आप डैप। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपको सकल से शुद्ध पे जाना है, सकल से शुद्ध पे जाना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? डैप को माइनस। भाई मैंने कहा आपको, मान लो मैंने इसे छुपा लिया, मैंने कहा ये पेन 10 रुपए का था, इसकी वैल्यू 4 रुपए कम हो गई, तो अब इस पेन की वैल्यू कितनी बची है? तो आपका आंसर होगा 6 रुपए। तो आपने क्या करा दोस्तों? सकल से शुद्ध पे जाने के लिए डैप को माइनस किया। इसी तरह अब हमें अगर शुद्ध से सकल पे जाना हो, यानी नेट से ग्रॉस पे जाना हो, मैंने अब 10 को छुपा लिया। अब मैंने बोला कि आज इसकी पेन की वैल्यू जो है वो 6 रुपए है, 4 रुपए इसकी वैल्यू ऑलरेडी घट चुकी है, तो पहले इस पेन की वैल्यू कितनी थी? तो जाहिर सी बात है आप दोस्तों क्या करोगे? 6 में इस 4 रुपए को जोड़ दोगे, तो ये कितना बन गया? 10। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हमें सकल से शुद्ध बनाना है, यानी वैल्यू पहले 10 रुपए थी, 4 रुपए घट गई, तो कितनी बची? 6। इसी तरह अगर हमें शुद्ध से सकल पे जाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? डैप को जोड़ देंगे। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, अगर हमें सकल निकालना है, ग्रॉस निकालना है, तो हम नेट यानी शुद्ध में डैप को जोड़ देंगे। भाई 6 रुपए पहले पेन था, 4 रुपए वैल्यू घट गई थी, तो टोटल कितने का था पेन? 10 रुपए का। इसी तरह अगर हमें शुद्ध निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? सकल यानी ग्रॉस में से डैप को माइनस कर देंगे। पेन की वैल्यू पहले 10 रुपए थी, हमें जानना है कि आज पेन की वैल्यू कितने रुपए बची है, तो हमने क्या करा? जो वैल्यू घटी थी 4 रुपए, उसे हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया शुद्ध मूल्य। दोस्तों अब आते हैं केस नंबर 2 पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस, और दूसरी चीज आती है दोस्तों कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। शॉर्ट में मार्केट प्राइस को कहते हैं एमपी और फैक्टर कॉस्ट को शॉर्ट में कहते हैं एफसी। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं बाजार कीमत और कारक लागत होती क्या है। बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस का मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि जब कोई प्रोडक्ट बनकर मार्केट में बिकने के लिए जाता है तो उसकी प्राइस मार्केट में क्या है उसे कहते हैं बाजार कीमत। और दोस्तों जिस कीमत पर प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनकर तैयार हुआ है उसे कहते हैं कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों इसे कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में इसे कहते हैं नेट। तो दोस्तों फैक्टर कॉस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जिस कीमत पर प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनकर तैयार होता है। अब जो दोस्तों जब प्रोडक्ट फैक्ट्री से मार्केट की ओर बिकने के लिए जाता है तो बाहर होती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या कर देती है दोस्तों उस प्रोडक्ट पे लगा देती है टैक्स। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर करके रखना कि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए जाएगा तो उस पे गवर्नमेंट क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकला तो उस पे क्या लगेगा, टैक्स लगा, और वो क्या बन गई, मार्केट प्राइस बन गई। इसी तरह दोस्तों अगर मुझे मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत से कारक लागत की ओर जाना है तो देखो हमें पता है कि प्रोडक्ट के अंदर मार्केट प्राइस में टैक्स शामिल होता है, तो हम क्या कर देंगे, उस टैक्स को नेट को माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, मान लो हमने एक पेन बनाया फैक्ट्री के अंदर 4 रुपए का। कितने रुपए का बना दोस्तों, 4 रुपए का। अब ये फैक्ट्री के अंदर बना है इसलिए ये क्या है, एफसी। अब हम इसे बेचने के लिए मार्केट में ले जा रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट में ले जाते हैं तो बीच में कौन मिल जाती है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इस पे 1 रुपए का टैक्स लगा देती है जिसे हम कहते हैं नेट यानी नेट इनडायरेक्ट
टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो मार्केट में दोस्तों इस पेन की कीमत कितनी हो गई? 5 रुपए। तो ये हमारा 5 रुपए क्या बन गया? एमपी। यानी सिंपल सी बात है, एफसी से अगर हमें एमपी में जाना है तो हम क्या करते हैं? नेट को प्लस कर देते हैं। इसी तरह अगर मुझे आपसे जानना हो कि मान लो पेन की कीमत 5 रुपए मार्केट में है तो फैक्ट्री में कितनी होगी, तो आप जाहिर सी बात है, आपको पता है इस 5 रुपए के अंदर 1 रुपए टैक्स शामिल है, तो आप क्या करोगे? इस नेट को माइनस कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 रुपए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हमें मार्केट प्राइस निकालनी है तो हम फैक्टर कॉस्ट में यानी कारक लागत में टैक्स को, नेट को जोड़ देंगे। 4 रुपए का पेन था, 1 रुपए टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, तो मार्केट में पेन कितने का हो गया? 5 रुपए का। इसी तरह दोस्तों अगर हमें एफसी निकालना है यानी कारक लागत, तो जाहिर सी बात है हम एमपी में से नेट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। भाई पेन मार्केट में कितने का है? 5 रुपए का। गवर्नमेंट ने इसके अंदर कितने का टैक्स लगा रखा है? 1 रुपए का। तो 5 में से 1 गए तो कितना बचा? 4। यानी पेन जो है फैक्ट्री में कितने रुपए में बनके तैयार हुआ है? 4 रुपए में। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है कि ये जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है इसका एक फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस एस, यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अब दोस्तों कई बार ऐसे होगा पेपर में, जरूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट ही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे दे, वो कई बार क्या करेगा? आपको अप्रत्यक्ष कर दे देगा और आर्थिक सहायता दे देगा। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है और आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल के आ जाएगा। दोस्तों कई बार बोर्ड में एक और चीज बच्चों को घुमाने के लिए की जाती है, वो अप्रत्यक्ष कर ना दे करके इसके अंदर के पार्ट दे देते हैं, जैसे बिक्री कर, मनोरंजन कर, मूल्य वृद्धि कर, उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क। ये सभी दोस्तों अप्रत्यक्ष कर के पार्ट हैं। अगर आपके पास अप्रत्यक्ष कर है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना है? इन सभी को या इनमें से जो भी दिए हो, जितने भी दिए हो, उनको जोड़ लेना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। फिर इसमें से आप जब आर्थिक सहायता को माइनस करोगे तो आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल के आ जाएगा। एक और चीज दोस्तों यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, आर्थिक सहायता को छूट, रियायतें, अनुदान या सब्सिडी भी कहते हैं। इसी तरह दोस्तों एक चीज आपको और याद रखनी है, जो मूल्यह्रास है उसके भी कई सारे नाम हैं, जैसे इसे घिसावट भी कहते हैं, स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं और चालू पुनः स्थापन लागत भी कहते हैं। एक बात और दोस्तों याद रखना कि स्थिर को ही अचल या स्थायी भी कहते हैं। कई बार ऐसे आ सकता है पेपर में कि स्थिर पूंजी का उपभोग या अचल पूंजी का उपभोग या स्थायी पूंजी का उपभोग। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आता है केस नंबर 3। एक होता है दोस्तों घरेलू यानी डोमेस्टिक और एक होता है राष्ट्रीय यानी नेशनल। घरेलू का मतलब होता है दोस्तों कि वो आय जो आपने केवल घर के अंदर अंदर कमाई है, यानी आपने जो आय देश के अंदर कमाई है उसे हम घरेलू आय कहते हैं। इसी तरह दोस्तों एक होता है राष्ट्रीय यानी नेशनल। ये वो आय होती है जो आपने घर के अंदर भी कमाई है प्लस घर के बाहर भी कमाई है, यानी इसमें दोनों आय शामिल होती है। दोस्तों इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम शॉर्ट में नीफा कहते हैं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इसका मतलब होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। नीफा मतलब सिंपल सा है दोस्तों, वो आय जो आपने बाहर से यानी विदेशों से कमाई है। तो अगर आपको घरेलू से राष्ट्रीय बनाना है तो देखो हमें पता है घरेलू में केवल वो आय आती है जो आपने घर के अंदर कमाई है और राष्ट्र के अंदर तो दोनों शामिल होती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, घरेलू में जो हमने विदेशों से आय कमाई है यानी नीफा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय बन जाएगी। और इसी तरह अगर हमें राष्ट्र से घरेलू बनाना है तो हमें पता है कि राष्ट्र के अंदर दोनों आय शामिल होती है, तो हम इसमें विदेशों से प्राप्त आय यानी नीफा को माइनस कर देंगे तो हमारी घरेलू आय निकल के आ जाएगी। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने कहा कि हमने अपने घर के अंदर यानी अपने देश के अंदर 100 रुपए कमाए हैं, तो ये कौन सी आय हो गई दोस्तों, घरेलू यानी डोमेस्टिक। अब मैंने आपसे कहा कि हमने 50 रुपए जो है ये बाहर यानी विदेशों से कमाए हैं, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों,
नीफा, क्योंकि ये हमने विदेशों से कमाए हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, राष्ट्रीय आय, यानी 150 रुपए ये जो है ये आपकी राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम है। तो आपने क्या करा, घरेलू में विदेशों से मिली आय को जोड़ दिया तो आपकी राष्ट्रीय आय आ गई। इसी तरह दोस्तों अगर आपको राष्ट्र से घरेलू निकालना है तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि जो आपने दोनों जगह से कमाई है। अगर अब मैं इसमें विदेशों से मिली आय को घटा दूं तो मेरी कौन सी आय निकल के आ जाएगी, घरेलू आय। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, अगर आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है तो आप घरेलू आय में विदेशों से मिली आय यानी नीफा को जोड़ दोगे। 100 रुपए हमने घर में कमाए, 50 रुपए विदेशों से कमाए, तो टोटल हमारे देश ने दोनों जगह से कितने कमाए, 150 रुपए। इसी तरह दोस्तों अगर मुझे घरेलू आय निकालनी है तो मैं राष्ट्रीय आय में से नीफा यानी NFIA को माइनस कर दूंगा। जैसे हमने 150 रुपए दोनों जगह से कमाए हैं, अब हमें जानना है कि सिर्फ हमने घर से कितने कमाए हैं। तो मुझे पता है मैंने विदेशों से 50 रुपए कमाए हैं, मैं इस 150 रुपए में से 50 रुपए माइनस कर दूंगा तो 100 रुपए हमारी क्या हो गई दोस्तों, घरेलू आय। अब दोस्तों आपको एक चीज और अपने दिमाग में रखनी है, कई बार आपको पेपर में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी नीफा नहीं दिया होगा, तो आपको इसे कैसे निकालना है दोस्तों, फीफा माइनस फीटा, छोटा सा फॉर्मूला है, यानी विदेशों से कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय। जब आप ये करोगे दोस्तों तो आपका विदेशों से शुद्ध कारक आय निकल के आ जाएगा। जैसे हमने विदेशों से 200 रुपए कमाए, लेकिन विदेशों ने भी हमसे 100 रुपए कमा लिए, यानी हमने अमेरिका से 200 रुपए कमाए और अमेरिका हमसे 100 रुपए कमा के वापस ले गया, तो हमने उससे नेट यानी शुद्ध कितने कमाए, तो केवल कितने कमाए दोस्तों, 100 रुपए कमाए। तो ये आ गया आपका नीफा। तो दोस्तों ये जो 3 केस है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर दोस्तों ये 3 केस आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो नेशनल इनकम थोड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। वैसे दोस्तों नेशनल इनकम बहुत आसान है, सिर्फ आपको इन 3 केसों को अच्छे से पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इस वीडियो में NFIA यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को नीफा पढ़ा गया है ताकि आपको ये आसानी से याद हो सके। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।